ओके, फाइनली तो हम लोग आज क्लास 10th के जो लेक्चर हैं, यानी कि जो क्लास 10th का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, इसमें ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उसमें पूरी तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का बोर्ड का पेपर लगा हुआ है 2nd डेट को, ठीक है, 2 मार्च को। तो हम क्या करने वाले हैं कि क्लास 10th का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन, उन सब की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अपने साथ में लाया हूँ, और उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, हमारे पास में क्वेश्चंस कई सारे ही चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। क्या करना है इसमें, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे ही चैप्टर्स हमारे पास में हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसको हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या है, कार्बन के बारे में ठीक है। तो कार्बन के बारे में क्या है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का मेंबर है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो कार्बन क्या होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसके 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है कि वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये वाली जो आउटर सेल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, ठीक है। तो ये वैलेंस सेल बोली जाती है। तो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑल्सो 4, ठीक है। आई होप मैं आपको एक बार देख रहा हूँ कि ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आई थिंक, क्योंकि फोकस में नहीं था। ओके, चलिए फिलहाल तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ा डाउन देखेंगे तो चीज़ें आसानी से आपको दिखेंगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो हमको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया उसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरेंगे। तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। इसमें एक क्या होती है, प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कार्बन का 2 प्रॉपर्टी बताओ जो जनरली कार्बन में देखा जाता है। तो टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। What is the catenation property? Catenation property means the self-combining power of the carbon with the number of the carbon atom is actually called catenation. ठीक है? The bond between the carbon and carbon is actually very stable. So the property of the catenation makes the carbon to able to form number of the millions of the carbon compounds. ठीक है? These compounds are called as organic compounds. ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे टेट्रावैलेंस आता है। टेट्रावैलेंस में आप देख सकते हैं कि कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आपको पूछा गया कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड भी है और हमारे साथ में एक आयनिक कंपाउंड भी होता है, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, यही आते हैं रिपीट करके। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दोज कंपाउंड्स इन विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दीज कंपाउंड्स आर एक्चुअली नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ऑल द कोवैलेंट कंपाउंड कुछ प्रॉपर्टी लिख सकते हो, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड हैविंग द लो एमपी एंड बीपी, कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं दीज आर मोस्टली नॉन पोलर एंड समटाइम दे बिकम पोलर, ठीक है। उसके बाद में कोवैलेंट कंपाउंड इज एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड इज एक्चुअली वीक एज कम्पेयर टू द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वाटर में जनरली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आयनिक कंपाउंड्स की क्या बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स इन विच द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द गेन एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, सो दीज आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कैटायन एनायंस बनते हैं। तो हम लोग ये एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो कोवैलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और गेन एंड लॉस अगर होता है तो उसमें हमें क्या करना होगा, भाई आयनिक बॉन्ड बनता है, वो तो हमको पता ही। केमिकल बॉन्डिंग जो आपका 3rd चैप्टर है, क्या बोलते हैं उसको, एटम एंड मॉलिक्यूल्स,
मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है उसमें भी आपने ये सब चीज़ें बॉन्डिंग के बारे में पढ़ी हुई, ठीक है। उसके बाद में आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के वैलेंस शेल को दिखा करके उनके ऑक्टेट पूरे करा देने हैं, तो उससे हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसको बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें किस किस के याद रखने हैं, जैसे मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4, एथेन का याद रखना है, एथेन का फॉर्मूला C2H6, एथेनॉल का याद रखना है C2H5OH, इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है। उसके बाद में एथेनोइक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक इथाइन पूछा जाता है, इथाइन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, तो 1 by 1 जैसे हमें CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, हम क्या करेंगे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा कर लेंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का डबलेट पूरा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर मीथेन का देखने को मिलेगा। ऐसे एथेन का दिखाएंगे तो एथेन में यहाँ पे कुछ सिस्टम ये होता है, 2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे सराउंडिंग में, हाइड्रोजन 6 होते हैं। अब हमको ये शो कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है कि ये जब शो हो जाएंगे, इसके बाद वही डबलेट पूरा करके इनको दिखा देंगे, और जो कार्बन है उसका हम ऑक्टेट पूरा करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन हो जाएगा, ठीक है। आपका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि आपका यहाँ से होते हुए दिल्ली लंदन होते हुए कहीं से भी ऑक्टेट पूरा कर दोगे, ठीक है। इस तरीके का नहीं करना है। उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो इसमें क्या करोगे, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगा देना, ठीक है। दूसरे कार्बन पे बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन रख देना, और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे रह जाएंगे, ये हाइड्रोजन इसको दे देगा। ये कार्बन क्या करेगा भाई, ये कार्बन ये करेगा, इसके पास अभी देखो एक ही बॉन्ड बना है, 2 हाइड्रोजन अभी और देना है इसको, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड इधर, एक इधर, और एक बॉन्ड इधर बनाएगा, हाइड्रोजन दिखा दो, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के भी दिखाना है भैया, कार्बन के भी दिखाना है, ये वाला कार्बन। तो इसका डबलेट हो जाएगा, पहले सभी का डबलेट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें ऑक्टेट दिखा देना है, ये ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देना है, किसका, एथेनॉल का, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा क्लियर पूरी तरीके से। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की इस वाले पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद में ये ऑक्सीजन ऐसे अरेंज रहते हैं इसमें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से तुम कहीं पे भी अरेंज कर दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन दिखाना है, हाइड्रोजन के। उसके बाद में यहाँ पे आपको कार्बन के दिखाना है, कार्बन का ये वाला है इसका, और इधर वाले कार्बन के दिखाएंगे डॉट से ही। तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे ये 2 शेयर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस वाले ऑक्सीजन का सिस्टम यहाँ पे रखेंगे, और हाइड्रोजन का यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्टेट, ठीक है, सॉरी डबलेट, ये डबलेट, ये डबलेट हो गया, इसका ये ऑक्टेट हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऑक्टेट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, और इसका ऑक्टेट यहाँ से हो जाएगा, और ये ऑक्टेट हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये ऑक्टेट और डबलेट दुनियादारी दिखा करके आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक ये कह रहा है कि भाई व्हाई द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, ये इसका रीजन पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद में होमोलोगस हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन तो आपको पता ही होना चाहिए कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन इन अ फिक्स्ड कंपोजिशन, सो दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन्स आर एक्चुअली टू टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिवाइड इन टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, है ना, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसके बाद में जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड का जो है हमको क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। दे हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ओके। बट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। एल्कीन क्या होते हैं, CnH2n होते हैं, और एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमको होना ही चाहिए, ठीक है, इतना नॉलेज ठीक ठाक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अब हमसे ये कह रहा है कि भाई होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज सभी ने पढ़ी हुई है, होमोलोगस सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये बताती है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ईथर, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि फर्स्ट मेंबर और उससे जो नेक्स्ट मेंबर होता है उनके बीच में एक फिक्स गैप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CH2 ग्रुप। यानी अकॉर्डिंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड फैमिली इज डिफर विद द CH2 ग्रुप आइदर 14U मास, ठीक है। सो दिस डिफरेंस इज एक्चुअली सिमिलर, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। यानी कि हर एक कंपाउंड्स में क्या होता है कि अगला कंपाउंड जो होता है वो CH2 ग्रुप से डिफर होता है और मास का डिफरेंस 14 होता है, इसीलिए इसको होमोलोगस बोलते हैं, क्योंकि सभी में डिफरेंस बराबर बराबर ही आता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करोगे तो नेक्स्ट की बात ये है कि कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस आपको पता ही है, आपको मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ कि कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सबसे पहले तो एलोट्रॉप क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एलोट्रॉप क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिक, दोज सब्सटेंसेस, दोज स्पीसीज विच हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट दे हैविंग द डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, सो दीज आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स, ठीक है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, फुलरिन एंड ग्रेफाइट्स। तो ये सब चीज़ें आपके पास नोट्स में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो डायमंड के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है, जो डायमंड होता है, उसमें हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसीलिए काफ़ी डेंस बॉन्डिंग होती है और डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है और हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड होता है हमारा फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन, जिसमें कि ऑलमोस्ट क्या होता है, इनका सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें कार्बन 60 होना जरूरी है, ठीक है। मतलब 60 कार्बन है तो उसको कार्बन 60 बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, IUPAC नेमिंग आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। IUPAC नेमिंग आपको हमारे लेक्चर में मिल जाएगी। इसका जो लिंक है ना, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक लेक्चर और बन चुका है जिसमें कि IUPAC बताई गई है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जितने भी जो वीडियो है ना उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। उसके साथ ही फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल और जो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो मतलब वीडियो पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमर्स क्या होता है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, ठीक है। अब आइसोमर्स में क्या होता है कि जैसे आपको कोई केमिकल फॉर्मूला दे देगा और कहेगा भाई इसके आइसोमर्स ड्रॉ करो, ठीक है। कौन कौन से, जैसे C5H12 है,
और C3H6O है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आइसोमर इसके ड्रॉ करने हैं। आइसोमर में हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर बदलते जाएंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम ये बना सकते हैं CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। इसमें 5 कार्बन हमने चैन में लगा दिए। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं कि एक कार्बन को हमने साइड में लगा लिया, ठीक है, लेकिन टोटल कार्बन हमने 5 ही रखे हैं। तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, इसका भी सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, एक और है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 लगा लेंगे साइड चेन में, साइड में, तो ये हो जाएगा तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब कि नॉर्मल जब चेन में स्ट्रक्चर होता है तो एन लिख देते हैं आगे। इसको हम लोग बोलेंगे आइसोपेंटेन, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे नियोपेंटेन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो हमने दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला लिया है, ठीक है, इसमें आई होप दिख नहीं रहा है, बट मैं अब इसको मिटा के दूसरा बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है कि भाई जो आइसोपेंटेन वगैरह दुनियादारी होती है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया है, आप कॉपी में देख सकते हैं, कॉपी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। उसके बाद आइसोमर्स मान लो C3H6O है। अब ये जो C3H6O है, इसका आइसोमर हमें ड्रॉ करना है। अब आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई इस वाले कंपाउंड का आइसोमर बनाओ, तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि C3H6O के आइसोमर ड्रॉ करने हैं। कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास अगर एक ही ऑक्सीजन है तो वो उसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो एल्डिहाइड होगा, या कीटोन हो सकता है, या एल्कोहल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, इतने ही कार्बन वाले, ठीक है। तो हम सबसे पहले 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ये, ठीक है। ऐसे ही 3 कार्बन वाले कीटोन का ड्रॉ करेंगे, CH3 C+2 CH3, ठीक है। और ऐसे ही हम 3 कार्बन वाले एल्कोहल का भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सा 2 स्ट्रक्चर है जो इस वाले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसमें काउंट करूंगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, C3H6O, ठीक है। अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी C3H6O ही निकलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो C3H8, यानी कि अगर हम तीनों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो तीनों के स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें ये पता चला कि भाई इसमें 2 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों जो होता है ना, एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, ये आइसोमर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे और भी क्वेश्चन है, उसको मैं पूरी तरीके से करा देता हूँ और फिर आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा है, कम से कम इस समय तो पढ़ ही सकते हैं, अग्नि परीक्षा, ठीक है। पूरे साल मस्ती करी है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग क्या करने वाला है कि भाई देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, और सारे ही लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि आपके पास स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन विच लीड्स टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कि ऐसी कोई 2 प्रॉपर्टी बताओ कार्बन की जिससे कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इस चीज़ को प्रूफ कर दे। तो हम इसमें 2 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं भाई, कौन कौन सी हम इसमें प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कौन कौन सी लिख सकते हैं। एक तो कैटिनेशन, दूसरी टेट्रावैलेंस, ठीक है। कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस दोनों ही लिख सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि स्टेट 2 प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, वाटर आइसोमर्स भी हमने बता दिए। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप एक तरीके के क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे CHO है, OH ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है। ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमें केमिकल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज को जो इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं।
उसके बाद में क्या है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। अब ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो इसका हमें क्या कराना है, हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन हमेशा निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में होता है। तो इसमें क्या बन जाएगा कि जो हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है। तो इससे जो है ये, वैसे ये एंटी एडिशन होता है, लेकिन तुम्हें एंटी और सिन का मतलब नहीं समझना है, सिर्फ एडिशन करना है। तो ये क्या बन जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है इस मेथड के थ्रू। दिस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो ये कह रहा है कि भाई राइट अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द मीथेन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब मीथेन जो है ना उसको हमें Cl2 के साथ में रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जितने भी क्वेश्चंस आपने किए ना सनलाइट की प्रेजेंस में, सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन होती है हमेशा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है इस वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा सब्स्टिट्यूशन, यानी ये क्लोरीन क्या करेगी, एक हाइड्रोजन को हटा देगी, एक हाइड्रोजन को हटाएगी तो क्या बनेगा, CH3Cl+, यहाँ से HCl बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। उसके बाद में व्हाट हैपेंस व्हेन द 50% KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म एथेनॉल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब क्या कह रहा है कि भाई एथेनॉल है कोई हमारे पास, ठीक है, और एथेनॉल में हम अगर 50% KMnO4 डाल देते हैं, 50% हो चाहे कुछ भी हो, KMnO4 अगर कभी भी लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, एथेनॉल की रिएक्शन कभी भी KMnO4 से होती है। KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से कभी भी रिएक्शन होती है तो एथेनॉल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होकर एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल होती है, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट एथेनोइक एसिड एंड दिस इज एथेनॉल। उसके बाद में क्या कह रहा है कि भाई राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो दैट व्हाट हैपेंस व्हेन एस्टर रिएक्ट विद बेस, यानी कोई भी जो एस्टर होता है उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएं। उसके बाद में एथेनॉल विद एथेनोइक एसिड, अगर एथेनॉल को एथेनोइक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल ये होता है, एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो एस्टर बनता है। एस्टर में क्या करना है तुम्हें, यहाँ से OH हटा दो और यहाँ से H हटा दो, बाकी जोड़ दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3C11 COO C2H5, ठीक है, प्लस H2O। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एस्टर बन जाएगी। एस्टर इज अ प्लीजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस जो कि डिओड्रेंट वगैरह, डेनवर वगैरह होता है, समझ रहे हो। उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट है सपोनिफिकेशन। क्या होता है सपोनिफिकेशन, आपको याद रखना है कि सपोनिफिकेशन होता क्या है। सपोनिफिकेशन और एस्ट्रिफिकेशन, सपोनिफिकेशन आपको पता ही होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोप एंड सोप इज प्रिपेयर्ड विद द रिएक्शन ऑफ द फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस लाइक NaOH और KOH। इट गिव्स द सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, दीज आर नोन एज सोप। अब दो सोप के नेम लिखने तुम्हें मान लो, तो C15H31 COONA, ठीक है, और C17H35 COONA। अब आप लोगों में से कौन से ऐसे दो स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट जो कि इनका दो का नाम बता सकता है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड मिसल फॉर्मेशन। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आपको याद रखना है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, एंड मिसल क्या होता है। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मिसल फॉर्मेशन में ही आता है। इसमें क्या होता है कि सोप के कई सारे मॉलिक्यूल आपस में क्लस्टर बना लेते हैं और वो क्लस्टर ग्रीस एंड ऑयल में जा करके उसको अलग अलग कर देता है, जिससे कि हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। इसी को क्लींजिंग एक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि ड्रॉबैक ऑफ सोप क्या है, कि ड्रॉबैक ऑफ सोप ये है कि ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता अच्छे तरीके से। उसके बाद में डिटर्जेंट भी आपको थोड़ा बहुत माइंड में रखना है कि डिटर्जेंट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं और इनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। डिटर्जेंट जो होते हैं वो एक तरीके के सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन बेंजोइक एसिड होते हैं, जिसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये है कि जो डिटर्जेंट होते हैं ये क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं और इनका एडवांटेज ये है कि ये हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में ही अच्छी तरीके से काम करेंगे, ठीक है।
इनको हम लोग सोपलेस सोप भी बोलते हैं और क्लींजिंग एक्शन भी इनका सोप की तरह होता है, लेकिन सोप नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इनको सोपलेस सोप बोलेंगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है इसमें ये आ जाता है कि भाई एथेनॉल है, मेथेन है। एथेनॉल मतलब C2H5OH, ठीक है, और एथेन का मतलब है C2H6। उसके बाद में क्या दिया, एथेन, एथेनॉल, मीथेन, मीथेन है CH4, और ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब C4H10, ठीक है। इन सभी को हमने बर्न किया एयर में, तो ये कंबशन रिएक्शन होती है। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस को अगर आप जलाते हो एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या होता है कि एयर की प्रेजेंस में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको एथेनॉल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है और उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे जितने कार्बन है इसमें। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो CO2 2 बन जाएंगे, और जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर बन जाएंगे, तो 3H2O बन जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, 2 2 4 3 7, तो 7/2, 7/2 तो नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऑलरेडी पहले है, 3 हमें 6 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3O2, ठीक है। उसके बाद में हमें इसके साथ भी ऑक्सीजन की रिएक्शन दिखानी है, तो 2CO2 बनेगा प्लस H2O कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। यहाँ पे 7 हो गया और 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कर लेंगे 7/2। बैलेंसिंग नाम की चीज़ होती है, वो आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो सीख लो जाकर के। चैप्टर फर्स्ट ओपन करना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मीथेन के साथ रिएक्शन करानी है, तो मीथेन में एक CO2 बनेगी प्लस 2H2O बनेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम 2O2 कर लेंगे। ऐसा ही हम क्या करेंगे, ये छोड़े दे रहा हूँ, आप बता दीजिएगा इसका रिएक्शन कि आखिर क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज सोप। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई व्हाट इज सोप। उसके बाद में क्या कह रहा है कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड को अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। हमको पता है कि क्या बनता है, आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कभी भी रिएक्शन होती है, तो मैं आपको क्या करता हूँ कि भाई एथेनोइक एसिड हमारा टॉपिक भी है, ठीक है। एक बुक कभी ओपन की हो साल में तो पता चल जाएगा इसमें टॉपिक है, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन है वो लिखे दे रहा हूँ। कभी भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और प्लस क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। बैलेंस नहीं है, आप खुद करेंगे। उसके बाद में अगर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो ये CO2 गैस इवॉल्व करेगा, जो कि एसिड हमेशा कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COONA, मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ, प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये किसी एथेनॉल से रिएक्ट कर जाए, एथेनॉल, मेथेनॉल, दुनियादारी, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो एस्टर बनेगा। हम लोग पढ़ के आए हैं एस्टरिफिकेशन ये, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि भाई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अब किससे करा दें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की इतनी रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो एथेनोइक एसिड है, इसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। और विनेगर का मतलब क्या होता है, 4 to 6% या 4 to 8% भी कहीं कहीं लिखा होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। विनेगर को हम लोग ये जो ये होता है ना, ये एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, IUPAC नेम एथेनोइक एसिड, और इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है कि ये ग्लेशियर यानी स्नो, आइस की तरह जम जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो इसके बाद में क्या हो सकता है, हाँ, इसके बाद में ये हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, दुनियादारी, ये सब हो चुका है, ओके। 4 to 6% aqueous solution of glacial acetic acid is called, ये सब, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मतलब कुल मिलाकर के हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। एथेनॉल की अगर बात करोगे तो एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल, ठीक है।
जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एथेनॉल होता है 100% प्योर, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। 95% अल्कोहल एथेनॉल को बोल के क्या होता है? रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक है। उसके बाद में जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल में अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो कि कंसनट्रेट H2SO4 एथेनॉल में ऐड करते हैं, तो क्या होता है? अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट मतलब वाटर का रिमूवल, और वाटर का रिमूवल होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर एथेनॉल में सोडियम ऐड कर देते हैं, ये सारी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम, व्हाट हैपेंस? C2H5ONA, this is called sodium ethoxide and plus hydrogen gas. This reaction of the ethanol indicates that ethanol is acidic in nature because it release out the hydrogen gas. ठीक है। उसके बाद में जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल इज एसिडिक बट डू नॉट टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड। एसिडिक तो होता है लेकिन ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। उसके बाद में एथेनॉल की कौन कौन सी रिएक्शन हो सकते हैं? एक तो एस्टरिफिकेशन वाली हो गई, सोडियम आयोडाइड के साथ H2SO4 के साथ में हो सकती है। ठीक है। तो यही सारी रिएक्शंस होती हैं एथेनॉल की। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसको मैंने आपके सामने कुछ हाईलाइट करने की कोशिश की है। आपको क्या करना है कि आप अगर पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप जाकर के एक बार ज़रूर देखें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, लिंक में फिजिक्स के भी 1-2 लेक्चर पढ़े होंगे, उनको जरूर देखें। फिजिक्स के न्यूमेरिकल जरूर लगाएं, फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको साइंस में लेके चलने ही है, इनके अलावा तो कोई काम, इनके बिना कुछ भी अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है, 2 मार्च को आपका पेपर है, तो पेपर अच्छा होगा डेफिनेटली अगर आप पढ़ के जाते हैं। और इन क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चंस बोर्ड में आते ही नहीं है। ठीक है। आते ही नहीं है का मतलब क्या सर जैसे पेपर के आते हैं बनाए क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, यही सारे रिपीटेड होते रहते हैं, बस वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर चेंज होगी। 1 की जगह 2 हो सकता है, 2 की जगह 4 हो सकता है, वैल्यू चेंज होगी, जज्बात वही रहेंगे क्वेश्चन के। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, प्रिपेयर कर लेंगे चैप्टर 4 को। थैंक यू सो मच।